फिल्म की शुरुआत होती है जब एलीट स्नाइपर ड्रासा वह अपनी छिपी हुई जगह में लेटी होती है, जैसे किसी बिल में कोई जीव रहता हो। वह जागती है और अपने मिशन की तैयारी करती है। अपनी राइफल का बैरल आगे बढ़ाते हुए वह दूर एक एयर स्ट्रिप पर नजर गड़ाती है, जहां एक प्राइवेट जेट लैंड कर रहा होता है। जैसे ही उसका लक्ष्य सीढ़ियों पर कदम रखता है, वह ट्रिगर दबा देती है। गोली लगते ही शरीर गिर जाता है। वह खाली कारतूस उठाती है और अपने निशाने के सही लगने की पुष्टि करती है। कहानी अब पूर्व मरीन स्नाइपर लेवी पर शिफ्ट होती है। अनिद्रा और बुरे सपनों से परेशान वह रातों को शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। सुबह होते ही वह समंदर किनारे बैठकर अपने नोट्स लिखता है, जैसे कोई लेखक जिसे अपने शब्दों से जुनून हो। उसका रूटीन हमेशा एक जैसा रहता है, जब तक कि उसके फोन पर एक ऑर्डर नहीं आता। उसे एक मिलिट्री बेस पर बुलाया जाता है। बेस पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी औरत बार्थोलोम्यू से होती है। उसकी वर्दी पर कोई निशान नहीं होते, जिससे साफ होता है कि वह इस दुनिया की नहीं है। वह लेवी से उसकी आदतों और कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में उसके काम के बारे में सवाल करती है। वह यह भी बताती है कि एक मनोचिकित्सक ने उसे पहले ही सेना से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी, वह कहती है। अभी मेरे पास ज्यादा वजहें नहीं हैं, लेवी कहता है। बार्थोलोम्यू उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस बीच ड्रासा अपने घर लौटती है। वह अपनी माँ की कब्र पर जाती है और अपने बीमार पिता से मिलती है। अरे पापा, वह कहती है। वह अपने ताजा मिशन के बारे में बताती है और खाली बुलेट केसिंग अपने पिता को देती है। उसके पिता इन्हें ट्रॉफी की तरह एक खास बैग में रखते हैं, उसके शिकारों का एक मूक रिकॉर्ड। ड्रासा कबूल करती है कि एक सिक्योरिटी कैमरे ने उसे शूटिंग करते हुए पकड़ लिया था। अब उसके बॉस, जो मॉस्को में है, उसे 1 साल तक छिपे रहने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है। वह 1 साल तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर वह बचे भी तो उन्होंने तय कर लिया है कि वैलेंटाइन डे पर रशियन रूलेट खेलकर बीमारी से पहले खुद को खत्म कर लेंगे। सितंबर में लेवी एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा से उठता है। वह एक हेलीकॉप्टर के अंदर है। एक महिला पायलट उसकी पहचान की पुष्टि करती है, उसका सामान इकट्ठा करती है और उसे अगला आदेश देती है। उसे 38 किलोमीटर पैदल चलना होगा गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उसके साथ एक पैराशूट बंधा होता है। लेवी आदेश का पालन करता है, छलांग लगाता है और कठिन लेकिन खूबसूरत रास्तों से गुजरता है। वह एक गहरी घाटी तक पहुंचता है जो कोहरे से ढकी हुई है। घाटी के किनारे पर जेडी उसका इंतजार कर रहा होता है, जिस आदमी की जगह उसे लेना है। जेडी उसे स्थिति समझाता है। घाटी के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर 2 स्वचालित चौकियां, ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं। ये जनरेटर और सोलर पैनल से चलती हैं। इन्हें अलग अलग यूरोपीय गुटों से सप्लाई मिलता है। हर चौकी पर केवल एक व्यक्ति तैनात होता है। चौकी पर मौजूद गार्ड्स के बीच संपर्क सख्त मना है। आसपास क्या है? पास में एक छोटा बगीचा है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। जितने ट्विटर पर राय होती हैं, ऑब्जर्वर, निगरानी करने वाले, की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा घेरा हर दिन चेक करना, ऑटोमेटिक मशीन गन टावरों को मेंटेन करना, हवा में लटकते माइंस को बदलना। अगर घाटी से कोई भागने की कोशिश करे तो तुरंत कार्रवाई करना। हर महीने एक बार अनिवार्य संपर्क किया जाता है। सिर्फ एक रेडियो चैनल पर बातचीत की अनुमति है। सुरक्षा घेरा स्पेशल एंटेना से घिरा हुआ है, जो सैटेलाइट को गलत संकेत भेजते हैं। इससे घाटी ऊपर से अदृश्य रहती है। जेडी लेवी को चेतावनी देता है, अगर सुरक्षा सिस्टम फेल हो जाता है या अगर कोई घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवाई अलार्म बज जाएगा। यह अलार्म स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिव कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो बस जितनी दूर भाग सकते हो भागो। यहाँ का ज्यादातर उपकरण 1940 के दशक का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देश और सोवियत संघ ने एक गुप्त समझौता किया था। यह समझौता इतना गोपनीय था कि राष्ट्रपति भी इसके बारे में नहीं जानते। इस समझौते का मकसद था घाटी के बाहर निकलने के रास्ते की रक्षा करना। उन्हें इस जगह पर किसी चीज का डर था, जिसे वे हॉलोमैन कहते थे। हॉलोमैन क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जब युद्ध के बाद 3 घुड़सवार बटालियन घाटी में भेजी गईं, तो वे कभी वापस नहीं आई। जेडी का मानना है कि यह जगह सचमुच नरक का दरवाजा है। अगली सुबह लेवी देखता है कि जेट डी रवाना हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैसे ही जेट डी निकासी बिंदु पर पहुंचता है, कुछ भयानक होने वाला है। जेट डी को न आराम मिलता है, न वादा किया गया पैसा। इसके बजाय उसे सिर में गोली मार दी जाती है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। एक शांत लेकिन सुनियोजित हत्या, जिसकी रिपोर्ट सीधे बार्थोलोम्यू को भेज दी जाती है। अक्टूबर आता है। लेवी अपने रूटीन पर चलता रहता है। सुरक्षा घेरा की निगरानी, रक्षा सिस्टम की देखभाल, माइंस की गिनती, मशीन गन टॉवर की गोलियां चेक करना, महीने में एक बार अनिवार्य रेडियो संपर्क में भाग लेना। लेकिन वह अकेलेपन और बोरियत से परेशान हो जाता है। समय बिताने के लिए वह छोटी लाइब्रेरी में किताबें पलटता है। तभी उसे एक बुकशेल्फ के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखता है। पिछले पहरेदारों के छोड़े गए पसंदीदा उद्धरण। एक दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है।
वह दूरबीन उठाता है और घाटी के दूसरी तरफ देखता है। तभी वह उसे देखता है। ड्रासा वह एक खूबसूरत स्नाइपर है जो ठीक उसके सामने वाली चौकी पर तैनात है। मानो उसे एहसास हो कि कोई उसे देख रहा है। वह घूमती है, लेकिन बिना दूरबीन के वह लेवी को नहीं देख सकती। सतीनियन भी, लेकिन ड्रासा उसे देख नहीं सकती। उस रात एक तूफान के दौरान लेवी घबराकर जागता है। उसके पीटीएसडी, पुरानी दर्दनाक यादें का एक और हमला होता है। वह गलती से पानी का ग्लास गिरा देता है, कांच टूट जाता है और उसके पैर में कट लग जाता है। जब वह घाव पर पट्टी बांध रहा होता है, तभी उसे घाटी के दूसरी तरफ एक हल्की चमक दिखाई देती है। ड्रासा भी जाग रही है। नवंबर आता है। अपने जन्मदिन पर ड्रासा खुद को थोड़ा ज्यादा लाड प्यार देती है, केक और शैंपेन के साथ। नशे में हल्का झूमते हुए उसे किसी से बात करने की इच्छा होती है। यहाँ बीच जंगल में बस एक ही इंसान है जिससे वह संपर्क कर सकती है, लेवी। वह उसकी ध्यान खींचने के लिए हवा में एक गोली दागती है। फिर वह एक कागज पकड़ती है जिस पर उसने एक संदेश लिखा होता है। लेवी दूरबीन से पढ़ता है और जवाब देता है कि संपर्क करना मना है, लेकिन वह मना नहीं कर सकता है। लेकिन लेवी इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वह आलू से बनी देसी शराब, पोटैटो मूनशाइन की बोतल उठाता है और ड्रासा के स्वास्थ्य के नाम जाम टकराता है। उनका छोटा सा जश्न जारी रहता है। मौज में आकर ड्रासा संगीत चलाती है और नाचती है। फिर वह लेवी को चुनौती देती है कि वह अपनी स्नाइपर स्किल्स दिखाए। वह उसकी कप को एक सटीक शॉट से तोड़ देती है। अब तुम्हारी बारी। लेवी मुस्कुराता है और उसकी बोतल पर गोली मारता है। ड्रासा और आगे बढ़ती है। वह दूसरी बोतल अपने सिर पर रखती है और उसे चुनौती देती है कि वह इसे भी गिराए। लेकिन इससे पहले कि लेवी गोली चला सके, अचानक उसके टॉवर के नीचे सर्च लाइट ऑन हो जाती है। वह तेजी से रेलिंग के पास झुकता है और देखता है भयानक जीव घाटी की दीवारों पर चढ़ रहे हैं। बिना किसी झिझक के लेवी गोली चलाना शुरू कर देता है। एक माइन फटती है जिससे कुछ हमलावर गहरी खाई में गिर जाते हैं। ड्रासा तेजी से शामिल हो जाती है। वह अपने टॉवर की भारी मशीन गन ऑन करती है। वे लगभग सभी जीवों का सफाया कर देते हैं। जब एक जीव ड्रासा की बालकनी तक पहुंच जाता है, वह मुड़ती है और लगातार फायरिंग करती है, जबकि लेवी उसे कवर देता है। माइंस के धमाकों से उड़ते टुकड़े लेवी को लगते हैं। कंधे पर चोट लगी, लेकिन स्वचालित बंदूकें चलने लगीं और बची हुई मखलूकात को खत्म कर दिया। हमला आखिरकार थम गया। द्रा ने अपनी चोट पर पट्टी बांधी और घाटी के पार देखते हुए लेवी को धन्यवाद दिया। इसे अपनी अब तक की सबसे अच्छी जन्मदिन की पार्टी बताया। अगले दिन जब वे युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे, उन्होंने धुंध से एक ड्रोन को ऊपर आते देखा। वह कुछ देर तक हवा में रुका और फिर अचानक दूर चला गया, उतनी ही रहस्यमय तरीके से जैसे वह आया था। दिसंबर में लेवी अपने टावर के बाहर एक पेड़ को अतिरिक्त लाइट बल्ब से सजाता है और द्रा के लिए एक छुट्टी संदेश भेजता है। क्रिसमस पर वे पूरे महीने दूर से शतरंज खेलते हैं और एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाते हैं। फरवरी 14 आता है और द्रासा को गहरा दुख महसूस होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पिता घर पर मृत्युशैया पर हैं। वह लेवी को एक संदेश लिखती है जिसमें स्वीकार करती है कि काश वह उसके साथ होता। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो लेवी के दिमाग में एक विचार जगा देता है। अपनी सैन्य ट्रेनिंग का उपयोग करते हुए लेवी एक ग्रेनेड लॉन्चर का गोला उठाता है, ध्यान से उसमें से विस्फोटक निकालता है और अपने आंगन में एक रस्सी खोलता है। वह एक छोर को अपने टावर से बांधता है और दूसरे को लॉन्चर में डालकर फायर कर देता है। द्रा हैरान होकर देखती है कि प्रोजेक्टाइल उसके पैरों के पास गिरता है और जमीन का एक छोटा हिस्सा जलने लगता है। वह हंसते हुए आग को पैरों से बुझाती है और रस्सी को मजबूती से बांध देती है। अब उनके बीच घाटी के ऊपर एक अस्थायी केबल बनी है जो उनकी अलग अलग दुनिया को जोड़ती है। लेवी एक हाथ से लिखे डिनर निमंत्रण के साथ बड़ी रात की तैयारी करता है। वह शेव करता है, जंगली फूलों का एक छोटा गुलदस्ता चुनता है और सफर के लिए खुद को तैयार करता है। कार्बिनर को रस्सी से जोड़कर वह छलांग लगाता है और गहरी खाई के ऊपर फिसलता है, लेकिन गति का सही अंदाजा न लगने के कारण वह बीच में लटक जाता है और खुद को हाथों से खींचकर आगे बढ़ाने को मजबूर हो जाता है। आखिरकार लेवी दूसरी तरफ पहुंचता है और पहली बार द्रा से आमने सामने मिलता है। उसने उसके लिए खरगोश पाई बनाई है, लेकिन पहले नहाने पर जोर देती है। तुम बहुत बुरी तरह महक रहे हो, वह कहती है और उसे पुराने प्रहरी द्वारा छोड़े गए कपड़े पकड़ाती है। ताजा होकर वे साथ में खाना खाते हैं और अपने पिता, अपने काम और अपने अतीत के बारे में बातें करते हैं जो उन्हें इस जगह तक ले आया। शाम का माहौल धीरे धीरे नृत्य में बदल जाता है, जो फिर और भी निकटता में बदल जाता है। बाद में लेवी स्वीकार करता है कि वह कविता लिखता है और उसने द्रा के लिए भी एक कविता लिखी है, लेकिन वह इसे पढ़ने से इनकार कर देता है। सुबह होते ही लेवी लौटने की तैयारी करता है ताकि तय समय पर संचार जांच में शामिल हो सके, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगता है, उन्हें एहसास होता है कि वे देर कर चुके हैं। दुश्मन प्राणी पहले ही द्रा के टावर की दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं। एक प्राणी गलती से एक माइन को छेड़ देता है, जिससे विस्फोट होता है
और रस्सी कट जाती है। लेवी गहरी धुंध में गिर जाता है, लेकिन आखिरी समय में अपना पैराशूट खोलने में सफल हो जाता है। बिना सोचे द्रा भी अपना पैराशूट लेकर कूद जाती है। वह पीली धुंध को चीरते हुए एक उफनती नदी में गिरती है। इस दौरान वह अपना एसेंडर खो देती है, जो ऊपर चढ़ने के लिए बेहद जरूरी उपकरण था। इस बीच लेवी पेड़ों में उल्टा लटका हुआ जागता है। उसका पैराशूट शाखाओं में उलझा हुआ है। जैसे ही वह खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, एक विशाल कैटरपिलर जैसा उत्परिवर्तित प्राणी उस पर झपटता है। वह मुश्किल से उसे गोली मारकर दूर फेंकता है और खुद को रस्सी से काटकर मुक्त करता है, लेकिन सीधे एक गाढ़े गोंद जैसे पदार्थ में गिर जाता है। जितना वह निकलने की कोशिश करता है, उतना ही यह उसे कसकर जकड़ने लगता है। जैसे ही यह लेवी को पूरी तरह निगलने वाला होता है, द्रा अचानक प्रकट होती है और अपने हथियार से उसके धारदार जबड़ों को उड़ा देती है। फिर वह लेवी को खींचकर बाहर निकालती है। वे डरावनी धुंध से भरे जंगल से होते हुए पूर्वी चट्टानों की ओर बढ़ते हैं, जहां से वे ऊपर चढ़कर निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बहुत दूर जा पाते, उन पर भयावह सवारों का हमला हो जाता है। वे तलवारों से लैस होते हैं और लकड़ी के कठपुतली जैसे दिखते हैं, मानो पिनोकियो के किसी भयानक अपशिष्ट रूप से जन्मे हों। सौभाग्य से उन पर गोलियां कारगर साबित होती हैं। युद्ध के बीच में द्रा को एहसास होता है कि उसने अपना एसेंडर खो दिया। इसके बिना 500 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना असंभव है। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, कोई और रास्ता खोजना। गिरे हुए हमलावरों की जांच करते समय लेवी को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। ये कभी इंसान थे। वे उन गुमशुदा बटालियनों के सैनिक थे जो लगभग 80 साल पहले यहाँ फंसे थे और अब इन भयानक प्राणियों में बदल गए थे। वे शापित जंगल से आगे बढ़ते हैं, जहां मरोड़ी हुई पेड़ की शाखाएं जमी हुई यातनाग्रस्त हड्डियों जैसी दिखती हैं। आखिरकार वे एक परित्यक्त सैन्य अड्डे तक पहुंचते हैं। वहां ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के पुराने फटे झंडे कमजोर हवा में लहरा रहे होते हैं। टूटी फूटी सड़कें किसी पुराने भूकंप के संकेत देती हैं। वे एक चर्च में कदम रखते हैं, जहां लकड़ी की बेंचों पर कंकालों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। उन लोगों के अवशेष जो कभी यहाँ शरण लेने आए थे, लेकिन अंत में मृत्यु को गले लगा लिया। बेंचों पर बिखरी हुई हड्डियां एक भयावह कहानी बयान करती हैं। चारों ओर फैले साइनाइड के निशानों से स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। जैसे ही लेवी और द्रा इमारत की ओर अंदर बढ़ते हैं, वे अचानक उन पर हमला हो जाता है। मकड़ियों जैसी भयानक क्रीचर जो पूरी तरह खोपड़ियों से बने होते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि वे संभल पाते, दरवाजे जोर से खुलते हैं और हॉलोमैन अंदर घुस आते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। समझ जाते हैं कि वे मुकाबला नहीं कर सकते। लेवी और द्रा एक ग्रेनेड से दीवार में छेद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, इससे पहले कि यह स्थिति उनमें ही छेद कर दे। भागते हुए वे चट्टान के किनारे पर एक छिपा हुआ बंकर दरवाजा देखते हैं, जो झाड़ियों और बेलों के नीचे छिपा होता है। अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना शोध केंद्र मिलता है, जो बेलों और दशकों की धूल से ढका होता है। यह जगह बहुत पुरानी लगती है, जहां 1945 के याल्टा सम्मेलन की धुंधली तस्वीरें इसकी उत्पत्ति का संकेत देती हैं। लेवी को फिल्म की एक रील मिलती है, जबकि द्रा को एक प्रोपेन चालित जनरेटर मिलता है। जैसे ही वे इसे चालू करते हैं, पुराना प्रोजेक्टर जीवन में लौट आता है और एक पुराने वैज्ञानिक का रिकॉर्ड किया गया संदेश दिखाई देता है। वह बताती है कि 1946 में परमाणु बम के आविष्कार के बाद पश्चिमी देशों और सोवियत संघ ने इस गुप्त अड्डे का निर्माण किया था, ताकि एक जैव रासायनिक हथियार विकसित किया जा सके जो परमाणु बम जितना ही विनाशकारी हो। हालांकि अचानक आए भूकंप के कारण एक भयानक रिसाव हुआ, जिसने पूरी घाटी को दूषित कर दिया। यहाँ के लोग वनस्पतियों के साथ मिलकर एक भयावह रूप में बदल गए और एक घातक जैविक महामारी के वाहक बन गए। वैज्ञानिक आगे बताती है कि हालांकि इस गैस के संपर्क में आना तुरंत जानलेवा नहीं, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने से इंसान का डीएनए स्थायी रूप से बदल सकता है। लेवी को कुछ अजीब नजर आता है। पुराने उपकरणों के बीच डार्क लेक नाम की एक निजी कंपनी का आधुनिक तकनीक मौजूद है। इससे पता चलता है कि यह जगह हाल ही में फिर से सक्रिय की गई थी। वह प्रोटोकॉल स्ट्रे डॉग का मतलब समझ जाता है। अगर सुरक्षा भंग होती है तो एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे 4 किलोमीटर के दायरे में परमाणु विस्फोट हो जाएगा। समय तेजी से खत्म हो रहा है और वे जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, इससे पहले कि संक्रमण और बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि म्यूटेंट उतने मूर्ख नहीं हैं जितना वे सोच रहे थे। द्रा की गोली बारूद से भरी थैली खुली जगह पर पड़ी थी, स्पष्ट रूप से एक जाल। जैसे ही वह इसे उठाने की कोशिश करती है, उसके पैर के चारों ओर एक फंदा कस जाता है और एक कंकाल सवार उसे घसीटते हुए धुंध में ले जाता है। लेवी रस्सी पर गोली चलाता है, लेकिन गति के कारण द्रा एक पेड़ की जटिल जड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। बिना किसी झिझक के लेवी उसका पीछा करता है। उसके अपहरणकर्ताओं को एक विशाल मिसाइल साइलो तक ट्रैक करता है, जहां से जहरीला लाल धुआं उठ रहा होता है।
अंदर द्रा की आंखें खुलती हैं। वह बंधी हुई है। वह सवार तांबे की मशीन नहीं बल्कि सड़ी गली लकड़ी जैसा दिखता है। समय बर्बाद किए बिना द्रा उसे लात मारकर गिरा देती है और खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष करती है। एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जितना वह हमला करती है वह म्यूटेंट और ज्यादा आनंद लेता दिखता है। जब सब कुछ खतरनाक मोड़ लेने लगता है, लेवी अचानक अंदर आता है और सीधे उस प्राणी के सिर में गोली मार देता है। साइलो से बाहर निकलते ही उन्हें एक भारी भूकंप से क्षतिग्रस्त मिसाइल दिखती है, उन हथियारों में से एक जिसने कभी इस घाटी को दूषित कर दिया था। वे एक भयावह मांस से ढके परिदृश्य से गुजरते हैं, सावधानी से कदम रखते हुए ताकि नीचे धड़कते हुए जीवित द्रव्यमान को न जगा दें। लेकिन द्रा का पैर फिसल जाता है और उसका पैर उलझे हुए जैविक जाल में धंस जाता है। वह संघर्ष करती है लेकिन और ज्यादा फंस जाती है, जिससे यह भयानक कोष्ठिका हाइव जागने लगती है। लेवी अपनी तलवार से बेलों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे प्राणी और उग्र हो जाता है। तेजी से सोचते हुए द्रा कोष्ठिका के घोंसले में ग्रेनेड दाग देती है, जिससे वह पूरा आग की लपटों में घिर जाता है। जैसे ही यह भयानक जीव जलता है, वे वहां से भाग निकलते हैं, इससे पहले कि कुछ और जाग जाए। सतह पर उन्हें एक पुराना गैरेज मिलता है जो पुराने सैन्य वाहनों से भरा होता है। लेवी जल्दी से एक योजना बनाता है, अगर वे एक जीप चालू कर सकें और उसकी विंच का उपयोग कर सकें तो वे बिना गुम हुए एसेंडर के चट्टान पर चढ़ सकते हैं। वे पूर्वी दीवार की ओर भागते हैं। जैसे ही लेवी केबल को सुरक्षित करता है, द्रा आसपास आ रहे राक्षसों को राइफल से रोकती है। इसके बाद वह ड्राइवर सीट पर कूदती है। गैस पर जोर देते ही जीप खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगती है, जैसे भौतिकी के नियमों को तोड़ रही हो, बिल्कुल एक स्काईरिम के घोड़े की तरह। लेकिन हॉलो मैन हार मानने को तैयार नहीं है। वे खतरनाक रफ्तार से चट्टान और रस्सी पर चढ़ने लगते हैं। लीवी गैस पैडल को एक क्रेट से फंसा देता है, जिससे जीप लगातार आगे बढ़ती रहती है। वह और ड्रा मिलकर इन भयानक जीवों से लड़ते हैं, उन्हें खाई में गिराते हैं। लीवी खुद लगभग गिर जाता है, लेकिन किसी तरह किनारे से लटक जाता है। उसका बंदूक से निकला एक गोली नीचे रखे फ्यूल कैनिस्टर को भेद देती है। गैसोलीन इन राक्षसों पर बरसने लगता है और लीवी उसे एक फ्लेयर से आग लगा देता है। लपटें इन भूतिया प्राणियों को जला डालती हैं, लेकिन जीप भी इससे अछूती नहीं रहती। आग फैलने लगती है, जिससे उन्हें मजबूरन विंच काटकर बाकी चढ़ाई खुद करनी पड़ती है। ऊपर पहुंचकर लीवी ड्रा के घावों की मरहम पट्टी करता है। आखिरकार वे वह बातचीत करते हैं जिससे वे अब तक बच रहे थे। इसके बाद क्या होगा? दोनों जानते हैं कि उनके अधिकारी उन्हें जाने नहीं देंगे। ड्रा भागने का सुझाव देता है, लेकिन लीवी कहता है कि इससे बस कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। कोई और उनकी जगह ले लेगा और इस घाटी की डरावनी सच्चाई बनी रहेगी। ये खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उन्हें घाटी को नष्ट करना होगा। लीवी एक ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करके घाटी के आर पार एक रस्सी बांधता है और अपने पोस्ट पर वापस लौटता है, ठीक समय पर नियमित संचार जांच के लिए। लेकिन इस बार उसे सामान्य प्रोटोकॉल के बजाय सीधे बार्थोलोम्यू से जोड़ा जाता है। वह हालात के बारे में पूछती है। लीवी झूठ बोलता है कि कुछ खास नहीं हुआ, यह जाने बिना कि उसने पहले ही उनकी घाटी में उतरने की निगरानी फुटेज देख ली है। वह ठंडे लहजे में आदेश देती है, पूर्वी पर्यवेक्षक को खत्म करो। उसे पता है कि लीवी यह नहीं करेगा। तुम्हें अपने साथी को खत्म करना होगा। साथ ही वह एक स्ट्राइक टीम इकट्ठा करती है। अगली सुबह लीवी और ड्रा अब घाटी के दो अलग अलग किनारों पर हैं। वे तेजी से विस्फोटकों को रिले टावरों से जोड़ने में लगे हैं, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर को आते देखते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। बार्थोलोम्यू की हत्या टीम पश्चिमी चौकी पर पहुंचती है, लेकिन तब तक लीवी वहां से जा चुका होता है। वह तुरंत ड्रोन भेजने का आदेश देती है, जो पहाड़ों में भाग रहे दोनों को खोजने लगते हैं। लीवी और ड्रा आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बंदूक लगे ड्रोन उन पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। एक गोली एक पेड़ को गिरा देती है, जिससे एक बड़ा लट्ठा टूटकर सीधा लीवी पर आ गिरता है। लीवी का पैर घायल हो जाता है। वह लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन फिर भी 2 ड्रोन गिरा देता है। दासा भी एक सटीक निशाने से आखिरी ड्रोन खत्म कर देती है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं। वहां वे अपनी आखिरी रक्षा तैयार करते हैं। इसी बीच बार्थोलोम्यू लीवी के छोड़े गए कमरे की जांच करती है। किताबों की अलमारी के पीछे उसे पिछले पर्यवेक्षकों के छिपे हुए संदेश मिलते हैं। उनमें से एक, जो लीवी ने लिखा था, उसका ध्यान खींचता है। बुद्ध के शब्द, 3 चीजें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती, सूरज, चांद और सत्य। इसके मायने समझने से पहले ही लीवी और द्रासा ट्रिगर दबा देते हैं। रिले टावरों पर धमाका होता है। विस्फोट पहाड़ों में गूंजता है, जिससे श्रृंखला में एक के बाद एक विस्फोट होते जाते हैं। टावर गिरने लगते हैं, सैटेलाइट जैमिंग सिग्नल खत्म हो जाते हैं और पूरी घाटी दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। बाहरी दुनिया में अस्तित्व। आखिरी टावर गिरते ही पहाड़ों में एक हवाई हमले का सायरन बज उठता है। स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया है। बार्थोलोम्यू और उसकी सेना हेलीकॉप्टर की ओर भागती है, बच निकलने की कोशिश में, लेकिन फेल सेफ परमाणु बम फट जाता है।
आग घाटी को निगल लेती है। झटका लहर उनके विमान से टकराती है, उसे चट्टानों की ओर गिरा देती है। लेवी, जो धमाके से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पहाड़ी से नीचे गिरकर नदी में जा गिरता है। जैसे ही वह डूबता है, द्रासा, जो अब सुरक्षित दूरी पर है, देखती है कि घाटी आग की लपटों में घिर गई है। समय बीतता है। एक सुनसान गुफा में वह रुकती है, दीवार पर दिन गिनती है। उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा है जो लेवी ने उसे दिया था। वह झिझकती है, आशा बनाए रखती है, लेकिन जब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं तो वह आखिरकार उसे खोलती है। सूर्यास्त के समय, जैसे उसने कहा था, अंदर वे कविताएं होती हैं जो उसने उसके लिए लिखी उससे मिलने से पहले। अप्रैल में द्रासा ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया है। अब वह फ्रांस में एक वेट्रेस का काम कर रही है। एक शाम जब वह खाना परोस रही होती है तो पास की टेबल पर उसकी नजर जाती है और वहां वह है, लेवी, जिंदा। वह मुस्कुराता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।